Hey everyone, welcome back to my channel माफियाज इनोसेंट मिस्टेक सीजन सेकेंड पेन फॉर लव लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे ही काय फ्लोर पे गिर जाता है और उसके सर से खून बहना शुरू होता है। इन कुछ सेकंड में क्या हुआ किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काय के सर से खून बहता हुआ देखकर जो लोग वहां पर थे सभी ना घबरा जाते हैं। सर्वेंट्स जितने भी फूल लेकर खड़े थे वो लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। काय जैन के सामने खड़ा था, इस वजह से काय को गोली लगने के बाद सारा खून ना जैन के मुंह पर आता है। तभी जो खून देखकर जैन जो है वो बेहोश हो जाती है। डैनियल भी जल्दी अपने भाई के पास जाता है। जैसे ही वो उसको हल्का सा ना मूव करता है तो वो देखता है कि सर में गोली लगी है। उसके बाद पहले वो उसकी सांसें चेक करता है। जैसे ही उसे महसूस होता है कि काय जो है वो अभी सांसें ले रहा है, बिना वक्त गवाए डैनियल काय को गोद में उठाता है और वहां से जल्दी ही भाग जाता है। जैन जो है वो वहीं बेहोश हो गई थी। तो जो मैनेजर है पहले वो डैनियल की तरफ देखता है और उसके बाद जैन को। जैसे ही मैनेजर देखता है कि जो डैनियल है वो काय को लेकर तो भाग गया, लेकिन जो जैन है वो अभी भी फ्लोर पर गिरी हुई है, वो बेहोश है। तो मैनेजर भी ना जैन के पास आकर देखता है कि जैन ठीक है नहीं। जैसे ही मैनेजर चेक करता है कि जो जैन है वो फेंट हो गई है, तो मैनेजर ना बड़ी मुश्किल से ना जैन को अपनी गोद में उठाता है और वहां से चला जाता है। डैनियल ना भागते हुए जल्दी गाड़ी के पास आता है और काय को बैक सीट पर ना लेटा देता है और खुद ड्राइविंग करना शुरू करता है। वो रश में गाड़ी को वहां से भगा ले जाता है। उसके पीछे पीछे ना जो मैनेजर है वो भी जैन को लेकर गाड़ी में आ रहा था। बीच रास्ते में ड्राइविंग करते हुए डैनियल हॉस्टल फोन करके उन्हें सारी सिचुएशन बताता और उन्हें कहता है कि वो पेशेंट लेकर आ रहा है, कि वो लोग ना तैयार रहे। कुछ देर के बाद जैसे ही डैनियल काय को लेकर हॉस्टल की बिल्डिंग के बाहर आ जाता है तो जो डॉक्टर्स और नर्सेस थी वो ऑलरेडी ना बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर डैनियल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डैनियल गाड़ी से उतरता है तभी जो नर्स और वार्ड बॉय है वो जल्दी ही ना काय को भी बैक सीट से बाहर निकालकर उसे स्ट्रेचर पे ना लेटा देते हैं। उसके बाद वो लोग जल्दी ही उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद वो उसे सीधे ना इमरजेंसी की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन नर्स जो है वो डैनियल को रोककर उसे कहती है कि उसे रिसेप्शनिस्ट के पास फॉर्मेलिटीज़ ना पूरी करनी होगी। जो डैनियल है वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर ना फॉर्म फिलअप करता है। तब तक डॉक्टर्स ना काय का ना चेकअप करके उसे सीधे ऑपरेशन थिएटर लेकर चले जाते हैं। जब तक डैनियल ना ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ जाता है तब तक जो मैनेजर है वो भी जैन को लेकर इमरजेंसी की तरफ भाग रहा था। जैसे ही डॉक्टर जैन को देखते हैं वो लोग उसे जल्दी ना बेड के ऊपर लिटा देते हैं। फिर उसका भी चेकअप शुरू हो जाता है। डैनियल जो है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था। उसके सूट पे काय का खून लगा हुआ है। उसका सूट पूरा ना खून में सना हुआ है। डैनियल का माथा पसीने से भी ना भरा हुआ है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। दूसरी ओर जैन का ना चेकअप चल रहा होता है। उसे डॉक्टर्स ना ग्लूकोज भी लगवा देते हैं। मैनेजर तब तक बाहर ही खड़ा रहता है। जैसे ही डॉक्टर्स वहां से बाहर चले आते हैं तभी जो मैनेजर है वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मैडम की तबीयत अब कैसी है? तो जो डॉक्टर है वो मैनेजर से कहता है, जी ये किसी शॉक की वजह से ना बेहोश हो गई है। हम लोगों ने इनके कुछ टेस्ट ले लिए हैं, इस वक्त ये ठीक है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, उसके बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनने के बाद जो मैनेजर है वो राहत की सांस लेता है और उसके बाद वो जल्दी ही ना डैनियल की तरफ चला जाता है ताकि वो काय के बारे में पता करे। जैसे ही मैनेजर डैलिन की हालत देखता है, मैनेजर जो है वो चुपचाप ना साइड में खड़ा रहकर डैलिन की तरफ ही देखता है। मैनेजर में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डैलिन से कुछ भी काय के बारे में पूछे। डैलिन जो है वो चेयर पर ना सर झुकाए हुए बैठा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके जो हाथ थे वो भी पसीने से ना भीग गए थे। उसके हाथ हल्के से ना कांप भी रहे थे। उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर उसके पास आकर ये ना कह दे कि जो काय है उसकी मौत हो गई है। इसी डर से ना जो डैलिन है उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जैसे ही कुछ भी गलत चलत उसके दिमाग में आता है तो वो अपनी आंखें ना टाइट बंद करता है और अपना सर ना में मूव करता है। बार बार वो ऐसा ही करता जा रहा था। जो मैनेजर है वो चुपचाप ना बस डैलिन की हालत देख रहा था। कुछ देर के बाद नर्स जो है वो जल्दी ही बाहर आती है। नर्स जैसे ही बाहर आती है डैलिन जो है वो अपनी चेयर पे जल्दी खड़ा होता है और नर्स के पास जाता है। डैलिन अभी कुछ कहता उससे पहले ही नर्स उसे कहती है, जी जल्दी जाइए, पेशेंट को खून की ज़रूरत है।
तो जो डैलिन है वो उसे कहता है खून। तभी जो नर्स है वो डैलिन को ना काय का ब्लड ग्रुप देती है और उसे कहती है जल्द से जल्द मुझे इस ब्लड ग्रुप टाइप का ब्लड चाहिए। जो पेशेंट है उन्हें खून की सख्त ज़रूरत है। ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, ध्यान रखिएगा ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए वरना पेशेंट ना ऑपरेशन के दौरान मर भी सकता है। नर्स की बात सुनते ही जो मैनेजर है वो जल्दी ही फ़ोन निकालता है। तभी जो डैलिन है वो मैनेजर की तरफ देखकर उसे कहता है आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स है सभी को फ़ोन लगाकर पता करो कि उनके पास ये ब्लड ग्रुप है या नहीं। मैनेजर बिल्कुल ऐसा ही करता है। तभी जो नर्स है वो डैलिन से कहती है देखिए सर, हम लोगों ने ऑलरेडी पता करवाया है लेकिन यहाँ आसपास किसी भी हॉस्पिटल में इस वक्त ब्लड अवेलेबल नहीं है। अब जाकर पता कीजिए कि रिश्तेदारों में किसी का ब्लड ग्रुप मैच होता है या नहीं। रिश्तेदार का नाम सुनते ही जो डैलिन है वो नर्स से कहता है जी मैं इसका बड़ा भाई हूँ, आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, हम लोगों का शायद मैच करता हो। तो जो नर्स है वो उसे कहती है ठीक है जल्दी आइए। उसके बाद जो डैलिन है वो नर्स के साथ वहाँ से चला जाता है। डैलिन का ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उन दोनों का ना ब्लड ग्रुप ना मैच होता है। तो जो डैलिन है वो अपना ब्लड ना काय को देता है। काफ़ी घंटों के बाद फाइनली जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, डैलिन ने तब तक कोट भी उतार लिया था और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो जो डैलिन है वो भागते हुए डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है डॉक्टर मेरा भाई। तभी जो डॉक्टर है वो डैलिन से कहता है मिस्टर डैलिन, आप काफ़ी खुश नसीब है कि गोली बस इनके सर को ना छू कर गुजरी है। खून ज़्यादा बहने की वजह से ही इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है। हम लोगों ने इनका ऑपरेशन तो कर दिया है लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें बस जितना हो सके उतना आराम की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें कोई भी स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो डैलिन है उसके होंठों पर स्माइल भी आती है लेकिन उसकी आंखों से ना आंसू बहते हैं। वो डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। डॉक्टर जो है फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद डैलिन फिर काय के वार्ड में शिफ्ट होने का ना इंतज़ार करता है। कुछ देर के बाद फिर जो काय है उसे भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालते हैं और वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही काय को शिफ्ट किया जाता है और सभी डॉक्टर्स और नर्स वहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वार्ड के अंदर मैनेजर और डैलिन ही होता है। डैलिन जो है वो काय के बगल में ही बैठा हुआ था। वो बस काय का चेहरा ही देख रहा था। डैलिन का ना चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसने आज से पहले कभी भी अपने भाई को इस सिचुएशन में देखा नहीं था। तभी मैनेजर को याद आता है कि जैन जो है वो हॉस्पिटल में ना इस वक्त एडमिट है। तो जो मैनेजर है फिर वो डैलिन से कहता है सर, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था। तो जो डैलिन है जो कि उस वक्त काय की तरफ ही देख रहा था वो बस करता है। मैनेजर जो है वो उसे कहता है वो मिस जैन वो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। ये बात सुनते ही जो डैलिन है वो मैनेजर की तरफ देखता है। फिर वो मैनेजर से कहता है एडमिट है, क्या मतलब? तभी जो मैनेजर है वो डैलिन से कहता है सर, जब बॉस को गोली लगी ये बेहोश तो हो गए लेकिन इनके साथ साथ जैन भी बेहोश हो गई, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। जैसे ही आप बॉस को लेकर वहाँ से चले गए तो मैं भी मैडम को लेकर यहाँ आ गया था। उनकी तबीयत अभी ठीक है, डॉक्टर ने तो उनका टेस्ट ले लिया है लेकिन अब हम उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। डैलिन जो है वो मैनेजर से कहता है वो किस वार्ड में है? तो जो मैनेजर है वो उसे कहता है जी वो इस वक्त इमरजेंसी में है। मैनेजर की बात सुनकर जो डैलिन है वो थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी काय को अकेला छोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ जो जैन है वो भी वहाँ पर अकेली है। तो जो डैलिन है वो कुछ देर तक ना शांत बैठा रहता है। फिर वो मैनेजर की तरफ देखकर उससे कहता है तुम सबसे पहले एक काम करो, सिक्योरिटी को यहाँ बुला कर लाओ। मुझे हॉस्टल के आसपास टाइट सिक्योरिटी चाहिए। हॉस्टल के बाहर भी, हॉस्टल के अंदर भी, मेरे भाई के वार्ड के बाहर भी और उसके वार्ड के अंदर भी। कोई भी डॉक्टर बिना इजाज़त इसके वार्ड के अंदर नहीं आना चाहिए। और वार्ड के अंदर 3 लोगों को रखो जो कि 24 घंटे डॉक्टर हो या नर्स हो सब पर नज़र रखे। जो मैनेजर है वो हाँ में नोट करता है। फिर डैनियल उसे कहता है मैं इस वक्त काय को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तुम जैन को लेकर घर चले जाओ और ध्यान रखना कि जैन को कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो मैनेजर है वो हाँ में नोट करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद जो डैलिन है वो काय की तरफ देखता है। काय का चेहरा पीला हो गया था और उसका चेहरा थोड़ा बहुत सूज भी गया था जो कि गोली की वजह से ही हो गया था।
डैलन बस गुस्से से काय की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि डैलन के जहन में ना बार बार याद आता है कि किस तरह उसके भाई के सर में गोली मारी गई। मैनेजर जैसे ही जैन के पास आता है तो वो देखता है कि जो जैन है उसे होश आ गया है और वो बेड पर ना बैठी हुई है। जैसे ही जैन की नज़र मैनेजर पे पड़ती है तो वो जल्दी बेड से उठकर मैनेजर के पास आती है और मैनेजर से कहती है, मैनेजर, काय काय कहाँ पर है?" तभी जो मैनेजर है वो हाथों के जेस्चर्स का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे जैन से कहता है, "मैडम आप शांत हो जाइए, सर ठीक है।" तभी जैन उसे कहती है, "वो है कहाँ पर?" तो जो मैनेजर है वो उसे कहता है, "जी उनका कुछ देर पहले ऑपरेशन हो गया है और उन्हें इस वक्त वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया गया है, वो इस वक्त ठीक है।" तो जो जैन है वो उसे कहती है, मुझे काय को देखना है।" तो जो मैनेजर है वो उसे कहता है, "जी नहीं, आप इस वक्त वहाँ मत जाइए, आपकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब है।" तो जो जैन है वो उसे कहती है, "मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस काय को देखना है।" तो जो मैनेजर है वो उसे कहता है, "देखिए मैम, मैं बिना बॉस की इजाज़त के आपको वहाँ नहीं लेकर जा सकता हूँ।" तो जो जैन है वो गुस्से से मैनेजर से कहती है, "ठीक है, तो फिर तुम यहीं रहो, मैं खुद ही काय को ढूंढूंगी।" ये कहने के बाद जो जैन है वो वार्ड से बाहर चली जाती है। मैनेजर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता तो वो भागते हुए ना जैन को फॉलो करता है। वो चलते हुए ना जैन को मना रहा होता है कि वो वहाँ ना जाए। जब उसे लगता है कि जैन ना उसकी बात नहीं मानेगी तो वो फिर जैन से कहता है, ठीक है, आप जैसा कहेंगी मैं वही करूँगा। इस तरफ नहीं मैडम, वो इस तरफ है।" ये कहने के बाद फिर मैनेजर ना जैन को अपने साथ लेकर काय के वार्ड में चला जाता है। जैसे ही जैन काय के वार्ड पहुंच जाती है तो वो तुरंत ही ना दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाती है। डैलिन जो कि उस वक्त काय के बगल में बैठा हुआ था, अचानक दरवाज़ा खुलने की वजह से वो भी दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ से ना जैन अंदर आती है। जैसे ही डैलिन जैन की तरफ देखता है तो वो अपनी सीट से उठता है। तभी जो जैन है वो जल्दी ही काय के पास आती है। जैसे ही जैन काय का चेहरा देखती है जो कि सूजा हुआ था और पीला पड़ गया था, जैन जो है ना उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काय उसके साथ इतना सब कुछ होगा। तभी जो डैनियल है वो जैन से कहता है, "जैन रो मत, काय इस वक्त ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि काय की तबीयत इस वक्त ठीक है, कुछ ही घंटों में उसे होश भी आ जाएगा।" जैन जो है वो रोते हुए डैलिन की तरफ देखती है और उसे कहती है, "काय के साथ ये सब कुछ किसने किया?" तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, "मुझे नहीं पता।" जैन जो है फिर वो गुस्से से डैलिन से कहती है, "पता करो, जल्दी पता करो, और जैसे ही वो मिलेगा ना उसको मेरे पास लाना, मैं उसका खून पी जाऊंगी।" डैलिन जैन से कहता है, "जैन तुम फिक्र मत करो, तुम इस वक्त बस घर जाओ, तुम्हारी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है और घर में दाई माँ अकेली है, पता नहीं दाई माँ कैसी होंगी, दाई माँ को भी तो किसी की ज़रूरत है ना।" तभी जो जैन है वो उसे कहती है, "मैं घर कैसे जा सकती हूँ, यहाँ काय है।" तभी डैलिन उसे कहता है, "तुम फिक्र मत करो जैन, मैं हूँ ना यहाँ पर, और सिक्योरिटी भी आती ही होगी।" तो जो जैन है वो उसे कहती है, "पर मैं कैसे?" तभी डैलिन उसे कहता है, "जैन घर में भी किसी का होना ज़रूरी है, इसलिए तुम घर जाओ, और रही बात काय की, मैं तुम्हें फ़ोन करता रहूँगा, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूँगा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही काय को होश आएगा मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँगा, प्रॉमिस।" ये सुनने के बाद जैन जो है वो काय की तरफ देखती है, फिर वो दोबारा डैलिन की तरफ देखती है और उससे कहती है, "ठीक है, लेकिन मुझे फ़ोन ज़रूर करना, अगर तुमने नहीं किया तो मैं फ़ोन करूँगी, और हाँ अगर जैसे ही मेरा फ़ोन आएगा तो जल्दी रिसीव करना।" तो जो डैलिन है वो पलक झपकता है और उसे कहता है, "ठीक है बाबा, मैं फ़ोन ज़रूर रिसीव करता हूँ, प्रॉमिस।" उसके बाद जो जैन है ना वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जैन मैनेजर के साथ घर आती है तो वो सबसे पहले ना दाई माँ को ढूंढती है। दाई माँ जो है वो वहीं पर सोफे पे ना बैठी हुई थी और उसके पास कुछ सर्वेंट्स भी थे जो कि दाई माँ को ना संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाई माँ ना बहुत बुरी तरह से रो रही थी। जैन फिर जल्दी दाई माँ के पास जाती है और दाई माँ को ना गले लगाती है। जैसे ही दाई माँ जैन को देखती है तो वो जैन से पूछती है कि काय कैसा है। फिर ना जैन दाई माँ से कहती है कि काय जो है उसका ऑपरेशन हो गया है और वो इस वक्त ठीक है, कुछ घंटों में ही उसको ना होश भी आ जाएगा। ये बात सुनने के बाद दाई माँ जो है वो गहरी सांस लेती है। दाई माँ की आंखें ना सूज गई थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। फिर जैन दाई माँ के आंसू पोंछती है और दाई माँ को समझाती है कि उसे इस तरह रोना नहीं चाहिए, इससे उसकी तबीयत ना खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर जैन दाई माँ को बेडरूम में लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ डैलिन के ऑर्डर पर सिक्योरिटी चारों ओर फैल जाती है, हॉस्टल के बाहर भी, हॉस्टल के अंदर भी। जो लोग पेशेंट्स के साथ आ रहे थे सिक्योरिटी को देखकर वो थोड़ा बहुत हैरान हो जाते हैं।
कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है, आज से पहले तो थी नहीं। तो उनमें से कुछ बात करते कि शायद यहाँ कोई वीआईपी पेशेंट होगा, इस वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी है। बिल्डिंग के आसपास भी सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया था। डैलिन की बाकी सिक्योरिटी जो कि उस वक्त शूटर को ही ढूंढ रही थी। काफ़ी देर तक वो लोग शूटर को ढूंढते हैं, लेकिन शूटर का कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि शूटर ने ऑलरेडी देश छोड़कर भाग गया था। इसलिए जब उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो डैलिन की जो राइट हैंड है उसे फ़ोन करते हैं। डैलिन का राइट हैंड, जिसका नाम कुन है, जैसे ही उसे सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि काय के साथ क्या हुआ, तभी वो ना अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो लोग उस शूटर को पता करें। जैसे ही आदमियों को शूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो वो कुन को दोबारा फ़ोन करके उसे सारी जो बात है वो बता देते हैं कि उन्हें अभी तक जो शूटर है वो नहीं मिला और ना ही कोई सबूत मिल रहा है। तो जो कुन है वो उन्हें जवाब में कहता है कि वो लोग ढूंढना ना कंटिन्यू रखे, और कुन किसी दूसरे तरीके से भी मालूम करेगा कि जो शूटर है वो कौन था और वो कहाँ गया। उसके बाद कुन फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है। फिर वो डैलिन को फ़ोन करता है। जैसे ही डैलिन को फ़ोन जाता है, उस वक्त डैलिन ना काय के पास ही बैठा हुआ था। कुन का फ़ोन आते हुए देखकर डैलिन जो है वो ना वार्ड से बाहर चला जाता है। तब तक सिक्योरिटी जो थी काय के वार्ड के अंदर और बाहर सिक्योरिटी तैनात थी। जैसे ही डैलिन रूम के बाहर जाता है, फिर वो फ़ोन रिसीव करके कुन से बात करता है। तो कुन ना डैलिन को इन्फॉर्म करता है कि उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन हो ना हो जिस हिसाब से काय पे हमला हुआ है, ज़रूर ये उनके किसी माफिया गैंग में ही किसी शख्स ने ये करवाया है। ये बात सुनते ही काय का गुस्सा ना दुगना हो जाता है। तो वो कुन से कहता है, ठीक है, अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि किसने किया है, वो खुद ब खुद सामने आएगा। बस तुम एक काम कर दो, जितने भी माफिया के डॉन हैं, जितना भी उनका इलीगल काम चल रहा है, सारा रोक दो। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी ड्रग्स हो, हथियार हो या गैम्बलिंग, कोई भी काम अब नहीं होना चाहिए। सब पे रोक लगा दो। अगर कोई खिलाफ जाता है तो उसकी पूरी फैमिली को हटा दो। ये बात सुनते ही ना कुन फिर डैलिन से कहता है, ठीक है बॉस, लेकिन इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो जो डैलिन है वो उसे कहता है, मेरे भाई के ऊपर हमला हुआ है, इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं हो सकता। ये कहने के बाद जो डैलिन है वो फ़ोन रख देता है। कुन जो है उसके बाद फिर वो अपने लोगों को फ़ोन करता है और उनसे बात करता है। जैसे ही चारों ओर डैलिन का जो ऑर्डर है वो फैल जाता है, सभी माफिया डॉन पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि इस वजह से उनका काफ़ी भारी भरकम नुकसान होने वाला था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक डैलिन ने ये फ़ैसला क्यों लिया। आज से पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये उनके लिए काफ़ी बड़ी ज़्यादती थी। कुछ लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वही कुछ लोग इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। जैसे ही चारों ओर जो काम है वो रोक दिया गया, हर मिनट उनका ना नुकसान बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से वो और ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। पूरी दुनिया में जितने भी डॉन्स थे उनमें ये बात फैल जाती है और फैलते फैलते ये चाइना तक बात आ जाती है। अब हमें दूसरी ओर का सीन दिखाते हैं। फ़ोन की रिंग बज रही होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी शख्स नहीं था। कंटिन्यू रिंग बजती रहती है। फाइनली एक शख्स आता है जिसके एक हाथ में ब्लैक कलर का ग्लव्स पहना हुआ था। वो जैसे ही टेबल के पास आता है, फिर वो अपना मोबाइल उठाकर फ़ोन रिसीव करता है। वो जैसे ही फ़ोन रिसीव करता है, सामने वाला जो शख्स है वो उसे इन्फॉर्म करता है जो डैलिन है उसने ऑर्डर जारी किया है। सामने वाले की बात सुनते हुए वो चेयर पे बैठता है। उसके मुंह में सिगरेट भी था। फिर वो स्मोक करने के बाद अपने होंठों से सिगरेट को हटाता है और उससे कहता है, ऐसा क्यों है अचानक से, और इस वजह से तो नुकसान होगा, इसकी भरपाई ये डैलिन खुद करेगा। तो जो सामने का शख्स है वो उसे कहता है, अभी तक किसी को पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ज़रूर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तभी जो सामने वाला शख्स है जो कि सिगरेट पी रहा था वो उसे कहता है, ठीक है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, मैं बॉस से बात करूँगा। ये कहने के बाद वो शख्स ना फ़ोन डिस्कनेक्ट करता है। उसके बाद फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजर रहा होता है, उस शख्स ने फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शूज़ और शर्ट पहनी हुई थी। उसके एक हाथ में ब्लैक कलर का ग्लव्स था। चलते हुए वो दूसरे कैबिन में आता है। अंदर जाने से पहले वो नॉक करता है, तो अंदर से काफ़ी देर के बाद आवाज़ आती है। तो वो दरवाज़ा धीरे धीरे खोल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, अंदर जो रूम होता है ना वो पूरी तरह से ना अंधेरे में था। वहाँ कौन बैठा हुआ है और कहाँ बैठा हुआ है वो भी समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ वहाँ अंधेरा और धुआं ही धुआं था।
और वो धुआं सिगरेट का ही था। जैसे ही वो शख्स अंदर जाता है तो वो अपने बॉस से कहता है, बॉस फ़ोन आया था। तो जो सामने का बॉस है वो चेयर पे बैठा हुआ था और उसकी जो बैक है वो उस शख्स की तरफ थी। तो वो जो बॉस है वो उसे कहता है, हाँ फिर। तभी जो ये वाला शख्स है ये उसे इन्फॉर्म करता है, उसे कहता है कि इस तरह एक ऑर्डर जारी हुआ है, हमारा सारा जो माल है वो भी अटका हुआ है। तभी जो बॉस है वो उसकी तरफ मुड़ कर देखता है। बॉस के मुंह में सिगरेट था और वो जल रहा था, और जो बॉस है उसके हाथ में फाइल थी। जो बॉस है उसने भी फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी, हल्की सी मूछें और थोड़े बहुत लंबे बाल थे। जैसे ही वो सामने की तरफ मुड़कर अपने सामने वाले शख्स की तरफ देखता है, फिर वो उसे कहता है, ये पता किया कि रीज़न क्या है? तो जो सामने का शख्स है वो उसे कहता है, अभी तो किसी को पता नहीं है कि रीज़न क्या है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि सारा काम रोक दिया गया है, और अगर किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी पूरी फैमिली को हटा दिया जाएगा। ये सुनकर बॉस ना हल्का सा मुस्कुराता है। जब वो मुस्कुराता है ना, उसके मुंह से हल्का सा ना धुआं निकलता है। फिर वो उससे कहता है, अच्छा, पूरी फैमिली को हटाएगा। अब जिसकी फैमिली नहीं होगी तो उसका क्या करेगा? तो जो सामने वाला शख्स है वो उसे कहता है, वो मुझे नहीं पता उसका क्या करेगा। तभी बॉस दोबारा हंसता और उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ये कहने के बाद वो जो शख्स है ना वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तभी जो बॉस है वो उसे कहता है, हाँ स्वयं, एक काम करो, हमारा जितना भी माल अटका हुआ है उसे बेच दो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डर वो भी क्यों, माल भिजवा दो, मैं देख लूँगा। ये सुनने के बाद स्वयं मुड़ कर देखता है और उसे कहता है, पर बॉस जो है ना वो बस स्वयं की तरफ देख रहा था, और बॉस कोई और नहीं बल्कि वैंग यीबो ही था। तभी वैंग यीबो अपनी 2 उंगलियों को रेस करके उसे इशारा देता है कि वो अब चला जाए, और जो स्वयं है वो चुपचाप ना वहाँ से चला जाता है। अब हम फ्लैशबैक के बारे में बात करेंगे। जब जैन यीबो की ज़िंदगी से चली गई और फिर स्वयं आया, स्वयं का ट्रीटमेंट भी हो गया। कुछ टाइम के बाद स्वयं जो है फिर वो धीरे धीरे उसने रिकवरी ना करनी शुरू कर दी, लेकिन जो यीबो है वो दिन ब दिन ना जहन की यादों में ही खो गया। यीबो को काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, इस वजह से नहीं कि उसने जैन को खुद से अलग किया, बल्कि इस वजह से कि उसने जैन का सौदा कर दिया। यीबो को जब भी जैन याद आती है, यीबो ना फ्रस्ट्रेशन में पागल सा हो जाता था। उसकी ऐसी हालत क्यों है वो सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टिव को ही पता थी। जैसे जैसे स्वयं ठीक हो रहा था और उसने नोटिस किया कि यीबो के बिहेवियर में ना काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उसे ना काफ़ी अजीब सा लगा। पहले ना वो यीबो से ना पूछने से ना काफ़ी ज़्यादा झिझकता था, लेकिन जैसे जैसे यीबो की हालत ना और ज़्यादा बिगड़ने लगी, यीबो ना कभी कभी खाना नहीं खाता था, कभी कभी वो दिन भर शराब ही पीता था, और कभी कभी ना वो रूम से बाहर ही नहीं आता था। यीबो कभी कभी कपड़े भी नहीं बदलता था। यीबो कभी कभी ज़्यादा हंसता था, ज़्यादा बोलता था, और कभी कभी बिल्कुल शांत, जैसे कि सामने लाश खड़ी हो। उसका बदलता हुआ बिहेवियर देखकर ना स्वयं काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तो वो ना डिटेक्टिव से पूछता है, जब स्वयं नहीं था क्या यीबो के साथ कुछ हुआ? तो डिटेक्टिव ना पहले ना बात टालता है, क्योंकि स्वयं की हालत ठीक नहीं थी, और अगर स्वयं सुन लेगा कि ये सब कुछ स्वयं को बचाने की वजह से ही हुआ है तो शायद स्वयं ना खुद को कभी माफ़ ना कर दे, और श्योर था कि स्वयं को भी गिल्टी फील होगा और उस वजह से स्वयं की हालत ना ख़राब हो जाए। इस वजह से ना डिटेक्टिव पहले ना बात टालता है। जैसे जैसे स्वयं ठीक होने लगा और उसने ना दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया, यीबो जो है ना वो हमेशा ऑफिस में ही बंद रहता था। जब भी उससे बात करनी हो तो वो हमेशा कहता था, मुझे फ़ोन करो लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर मत आओ। गलती से एक बार स्वयं उसके ऑफिस में चला जाता है तो वो देखता है वहाँ बस अंधेरा और सिर्फ धुआं, और यीबो चेयर पे बैठा हुआ नहीं था बल्कि वो ज़मीन पे बैठा हुआ था। उसके साइड में शराब की कुछ बोतलें जो कि खाली हो गई थी, और काफ़ी सारी सिगरेट्स जो कि उसने पी कर ना फेंक दी थी। यीबो का ना चेहरा लाल हो गया था और वो चुपचाप बस डायरी की तरफ ही देख रहा था। ये वही डायरी थी जो यीबो ने एक वक्त में जैन के लिए लिखी हुई थी। जैसे ही स्वयं यीबो की ऐसी हालत देखता है तो वो भागते हुए यीबो के पास जाता है और यीबो से बात करता है। यीबो कोई जवाब नहीं देता। फिर जो स्वयं है ना वो यीबो के हाथ से डायरी लेता है। स्वयं को उस डायरी के बारे में पहले भी पता था, तो जो स्वयं है वो उस डायरी को उसके हाथ से लेता है, फिर यीबो का नाम लेता है। कुछ देर तक यीबो जवाब नहीं देता। फिर जो यीबो है ना आंखों में आंसू भर के धीरे धीरे निगाहें उठाकर स्वयं की तरफ देखता है और उसे कहता है, क्या हुआ, बोलना भाई, कुछ कहना है? उसकी ऐसी हालत देखकर जो स्वयं है वो उसे कहता है, बो तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है?
मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं था, मेरा भाई तो ऐसा नहीं था। जब आखिरी बार तुमसे मिला था तब तो तू ठीक था ना, तू खुश था ना, अब क्या हुआ? तभी जो ईबो है वो उसे कहता है, अब क्या हुआ, सब ठीक है, देखो मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सब ठीक है, ओके। तभी जो सोयंग है वो रोते हुए उससे कहता है, तू पिछली बार काफ़ी ज़्यादा खुश था और तूने कहा था कि तूने जैन को देखा। जैन कहाँ पर है? जैन का नाम सुनते ही ईबो की आंखें बड़ी हो जाती है। तो वो उसे कहता है, जैन का नाम मत लो, वो सुन लेगी, अगर उसने सुन लिया ना तो वो बहुत रोएगी, उसे ना मेरी याद आएगी। ऐसी बात सुनते ही जो सोयंग है ना वो चुपचाप ना ईबो की तरफ ही देख रहा था। ईबो जैसे पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। उसके बाद जो सोयंग है वो ईबो को उठाकर उसको उसके बेडरूम में लेकर चला जाता है। उसको फिर वो बेड के ऊपर लेटाता है। उसके बाद वो चुपचाप उस रूम से चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो सीधे डिटेक्टिव के पास जाता है और डिटेक्टिव से पूछता है कि ईबो के साथ क्या हुआ है। डिटेक्टिव ना हर बार की तरह इस बार बिना बात को टालता है। तभी सोयंग उसे कहता है, मुझे जैन के बारे में जानना है। ईबो की हालत ऐसी जैन की वजह से है ना, मुझे सारी बातें सुननी है। जब डिटेक्टिव सोयंग के मुंह से जैन के बारे में सुनता है तो समझ आता है कि अब ना कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो डिटेक्टिव ना सारी बातें सोयंग को बताता है कि क्या क्या हुआ। सारी बातें सुनने के बाद सोयंग चुपचाप आंखों में आंसू भर के अपनी ऑफिस चला जाता है और ऑफिस को अंदर से ही बंद कर लेता है। सोयंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ईबो ने इतना बड़ा फैसला लिया। एक तरफ से सोयंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पे स्माइल भी थी। आंखों में आंसू जैन के लिए थे, होठों पे हल्की सी स्माइल इसलिए थी कि उसके दोस्त ने उसके लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। ईबो की हालत दिन ब दिन और बिगड़ जाती है। तो सोयंग ना मजबूरन एक डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे इन्फॉर्म करता है, उसे बताता है ईबो की सिचुएशन के बारे में। जैसे ही डॉक्टर वैंग मैंशन आता है, सोयंग जो है ना वो मेन डोर पर ही उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर सोयंग के साथ अंदर चला जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तब तक ईबो ना लिविंग एरिया आ गया था। ईबो चुपचाप ना लिविंग एरिया को देख रहा था। तभी जो सोयंग है वो डॉक्टर को वहीं पर रुकने का इशारा देता है और फिर ईबो के पास जाता है। फिर जो सोयंग है वो ईबो से कहता है, वो तुम क्या देख रहे हो? तभी जो ईबो है वो सोयंग से कहता है, वहाँ पर जहन वहाँ बैठा करती थी, उसका बर्थडे जब था मैंने उसको चेन गिफ्ट में दी थी, वहाँ पर भी जैन बैठती थी, वहाँ पर भी जैन बैठती थी। ईबो बोलता जा रहा था और डॉक्टर चुपचाप ईबो को ही देख रहा था कि ईबो की परेशानी आखिर है क्या। कुछ देर के बाद जो डॉक्टर है वो सोयंग को बुलाता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद डॉक्टर जो है ना वो सोयंग से कहता है, एक्चुअली आपको ने काम करना होगा, आपको इस घर को चेंज करना होगा, क्या ये मुमकिन है? तभी जो सोयंग है वो से कहता है, आप अगर कहेंगे हम अभी ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो जो डॉक्टर है वो से कहता है, ग्रेट, आप लोग इस घर को छोड़ के जाइए, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि जिस शख्स के बारे में ये कह रहा है शायद वो शख्स ही रह रहा था। तो जो सोयंग है वो हाँ में नोट करता है। फिर डॉक्टरों से कहता है, एक्चुअली उस शख्स की यादें चारों ओर फैली हुई है और इसे ना वही यादें बार बार सता रही है। आपको इसको यहाँ से लेकर चले जाना होगा, आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाइए और मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ। इस मेडिसिन की वजह से इन्हें रात को आराम से नींद आ जाएगी। और कोशिश करिए इस शख्स का नाम ना अपने मुंह पर मत लाइएगा और जितना हो सके उतना इन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाइए, काम में बिजी रखिए। इनका जितना दिमाग काम में लगेगा उतना ही इनके दिमाग से ना वो उस शख्स की ना यादें जाएंगी। ये कहने के बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सोयंग तुरंत ही अंदर जाता है और फिर डिटेक्टिव को इन्फॉर्म करता है कि जल्द से जल्द बिग बॉस का जो मेंशन है उसे साफ कर दिया जाए, हम लोग वहीं पर शिफ्ट होने वाले हैं। उसी दिन रात को वो लोग वहाँ से न चले जाते हैं। हालांकि ईबो ने पहले मना किया। जब सोयंग की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ, फिर जो डिटेक्टिव है वो ईबो के पास आता है और उसे कहता है कि सोयंग की तबीयत यहाँ खराब होने लगी है, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। सोयंग की वजह से ही जो ईबो है वो मान जाता है। उसके बाद ना वो लोग फिर बिग बॉस की मेंशन शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग बिग बॉस के मेंशन शिफ्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे ना चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। सोयंग हर बार कोशिश करता है कि वो ईबो को ना बिजी रखेगा। ईबो से कोई ना कोई आइडिया वो मांगता रहता था, ईबो को कोई ना कोई नया टास्क देता रहता था, जिस वजह से ईबो काफ़ी ज़्यादा बिजी होने लगा और दूसरी ओर उसके दिमाग से जैन धीरे धीरे ना जाने लगी। जैसे ही ईबो ठीक हो गया, उसके बाद ईबो ने अपना काम दोबारा संभालना शुरू कर दिया। ईबो की सिचुएशन खराब और ठीक 1 महीने के अंदर ही पूरी हो गई। फिर ना ईबो जैसे ही ठीक हो जाता है वो अपना ऑफिस का काम दोबारा संभालना शुरू करता है।
इस बार ईबो ना पूरी तरह से फोकस था, लेकिन ईबो की जो आदत थी पहले से ही सिगरेट और शराब पीने की, अब वो और ज़्यादा उसको ना वो आदत लग गई थी। इस वजह से ईबो ना ज़्यादातर सिगरेट और शराब ही पीता था। ईबो काम को पहले से ज़्यादा सीरियसली लेता है और अपने काम को वो और ज़्यादा ना फैलाना शुरू करता है। अब ईबो को किसी चीज़ का भी डर नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा, क्योंकि जो कोई भी उसकी ज़िंदगी में था वो हमेशा के लिए ईबो को छोड़कर चला गया। अब ईबो को किसी चीज़ का ना गम था और ना ही किसी चीज़ का डर। ईबो ना कंटिन्यू अपना काम बढ़ाता जाता है। पहले जहाँ ईबो का काम कुछ ही मुल्कों में था, अब ईबो ने अपना काम वेस्टर्न एरिया में भी फैलाना शुरू कर दिया, जहाँ पर काफ़ी सारे वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो भी इंक्लूड होने लगी है। काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। इस वजह से ईबो भी काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होने लगा। हर दिन के साथ साथ उसके घर में जैन का नाम या जैन की यादें सब कुछ ना मिटने लगी। दूसरी ओर तकरीबन 3 दिन के बाद काय को हल्का सा होश आता है। जैसे ही काय को धीरे धीरे होश आने लगता है, डैलिन जो है वो जल्दी ही डॉक्टर को बुलाता है। जैसे ही डॉक्टर काय का जो चेकअप है वो करते हैं, तो वो डैलिन का ना कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और उनसे कहते हैं कि जो काय है उसे अब होश आने लगा है। डैलिन काफ़ी ज़्यादा खुश था कि फाइनली अब उसका भाई जो है ना वो पहले की तरह ही हंसेगा खेलेगा, उसके साथ रहेगा। जैसे ही काय को होश आता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे देखता है। तो सबसे पहले वो अपने भाई को अपने बगल में देखता है। काय की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। तभी जो डॉक्टर है वो काय से कुछ सवाल पूछते हैं ताकि वो जान सके कि काय की जो मेंटल सिचुएशन है क्या वो ठीक है। जैसे जैसे वो सवाल पूछ रहे थे, काय सही सही जवाब दे रहा था। उसके बाद जो डॉक्टर है वो इशारों में ना डैनियल से कहते हैं कि जो काय है वो ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो डैनियल से कहते हैं कि वो ज़्यादा बातें काय के साथ ना करें, उन्हें आराम करने दे। डैलिन जो है ना वो खुशी खुशी हाँ में नॉड करता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो डैलिन है वो वहीं पर अपने भाई के पास ही बैठता है। भाई को देखने के बाद जो काय है वह हल्का सा मुस्कुराता है। फिर डैलिन उसे कहता है, काय तुम ठीक हो ना, सर में दर्द तो नहीं हो रहा। काय जो है वो ना में ना नॉड करता है। उसके बाद डैलिन घर फ़ोन करता है और फिर वो ना जैन को इन्फॉर्म करता है कि काय को होश आ गया है। ये बात सुनते ही जैन और जो दाइमा है वो लोग तुरंत ही ना हॉस्पिटल चले आते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं तो वो देखते हैं कि काय जो है ना वो ना जागा हुआ है और डैलिन उसके पास बैठा हुआ है। दाइमा भागते हुए काय के पास जाती है और उसको टाइट हग करती है। जैन भी काफ़ी ज़्यादा ना रो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली सब ठीक हो गया। काफ़ी देर तक फिर वो लोग वहीं पर बैठे रहते हैं। जैसे ही काफ़ी देर हो जाती है तो जो डैलिन है वो जैन और दाइमा से कहता है कि वो लोग ना अब घर चले जाएं। जैसे ही काय को ना छुट्टी मिलेगी तो वो लोग सीधे अब घर में ही उन लोगों की मुलाकात होगी। वो लोग ना चुपचाप वहाँ से फिर चले जाते हैं। जैसे ही जैन वार्ड से बाहर जा रही होती है, नर्स जो है उसकी नज़र जैन पे जाती है। वो अभी उसको बुलाती उससे पहले ही ना जैन जो है वो लिफ्ट में बैठ जाती है। फिर जो नर्स है ना वो उस वार्ड के अंदर चली आती है तो वहाँ पर डैलिन और काय बैठा हुआ था। नर्स जो है फिर वो डैलिन के पास आती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज़ मी सर, जो लेडी यहाँ पर थी क्या आप उसको जानते हो? डैलिन जो है वो से कहता है, कौन लेडी? जो यहाँ पर जो 2 लेडीज़ थी। तो जो नर्स है वो हाँ में नॉट करती है। तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, हाँ मैं इसको जानता हूँ, हम लोग फैमिली है। नर्स फिर उसे कहती है, एक्चुअली सर कुछ दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब थी। तो डैलिन उसे कहता है, हाँ एक्चुअली वो बेहोश हो गई थी। तो नर्स उसे कहती है, उनके कुछ टेस्ट किए हुए थे, उनके टेस्ट हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। तभी जो डैलिन है वो उसे कहता है, रिपोर्ट्स ठीक है तो मैं अभी लेने के लिए आता हूँ। तो जो नर्स है जैसे ही उसको रियलाइज़ होता है कि ये वीआईपी शख्स है तो नर्स उसे कहती है, अब घबराई मत, मैं ही रिपोर्ट लेकर आती हूँ। उसके बाद जो नर्स है ना वो कुछ देर के बाद रिपोर्ट लेकर आती है। जैसे ही नर्स उसको रिपोर्ट देती है तभी ना नर्स स्माइल करते हुए डैलिन से कहती है, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बात सुनते ही जो डैलिन है उसको पहले लगता है शायद इसे मुझे काय के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। तो जो डैलिन है वो हाँ में नोट करता है। नर्स वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जो डैलिन है वो रिपोर्ट पढ़ता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी ना वो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव आई थी। इस वजह से ही नर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही थी। रिपोर्ट को देखने के बाद जो डैलिन है वो समझ जाता है कि क्यों जैन उससे शादी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि जैन ऑलरेडी ईबो की कब की हो चुकी थी, अब वो शायद बोल नहीं पा रही थी।
उसके बाद फिर वो काई की तरफ देखता है। फिर वो काई से कहता है, काई तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ, अब ना मुझे रास्ता मिल गया है कि हमें क्या करना है। डेलिन की बात सुनने के बाद काई जो है ना वो बस पलक झपकता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। फाइनली जैसे ही काई को छुट्टी मिल जाती है, जो डेलिन और काई है, फिर वो लोग घर आते हैं। जैन और दाइमा काई और डेलिन का ना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो लोग घर आते हैं, ऑलरेडी ना काई का जो कमरा है ना पहले से ही ना तैयार करके रखा हुआ था। फिर ना काई को सीधे वो लोग रूम में लेकर चले जाते हैं। दाइमा जो है ना वो बस वहीं रूम में ही बैठी रहती थी। वो काई को 5 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। धीरे धीरे ना काई भी अब ठीक होने लगा था। जैसे ही काई अब इस काबिल हो जाता है कि वो बोल सके, खुद खाना खा सके, चल फिर सके, तभी जो डेलिन है वो वक्त देखकर जैन के पास जाता है और जैन से बात करता है और उससे कहता है, जैन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। ये बात सुनते ही जो जैन है वो डेलिन की तरफ देखकर उसे कहती है, डेलिन वो तभी जो डेलिन है वो उसे कहता है, मैं समझ गया तुम मुझसे क्या कहना चाह रही थी। तुम्हें याद है जब काई को गोली लगी थी, तुम भी हॉस्पिटल में एडमिट थी ना। तो जो जैन है वो हाँ में नोट करती है। फिर जो डेलिन है वो उसे कहता है, तुम्हारे कुछ टेस्ट हुए थे। तभी जो जैन है वो उसे कहती है, हाँ मैंने सुना तो था, मेरे कुछ टेस्ट किए थे। तभी जो डेलिन है वो उसे कहता है, ये लो तुम्हारे टेस्ट की रिपोर्ट्स, ये कुछ दिन पहले आए थे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था ना, इस वजह से मैंने तुम्हें दिया नहीं, और मैं सही मौके का इंतज़ार भी कर रहा था। लो इसे खोल के पढ़ो। जैन जो है ना वो टेस्ट रिपोर्ट लेती तो है, फिर वो डेलिन से कहती है, डेलिन इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ। तभी डेलिन उसे कहता है, नहीं मेरे लिए एक बार पढ़ तो लो। तभी जो जैन है वो रिपोर्ट्स पढ़ती है। जैसे ही जैन रिपोर्ट पढ़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू आते हैं, वो बहुत रोती है। तो जो डेलिन है वो उसे गले लगाता है और उसे चुप कराता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए रिपोर्ट्स नहीं दी कि तुम रोगी, बल्कि इसलिए रिपोर्ट्स दी ताकि मैं तुम्हें बता दूँ तुम आज़ाद हो जैन। अगर तुम मुझे पहले कह देती तो शायद इतना कुछ नहीं होता, लेकिन अब जब तुम आज़ाद हो ही गई हो, यानी कि अब तुम कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर मेहमान हो, है ना। जैन जो है ना वो रोते हुए डेलिन की तरफ देखकर उसे कहती है, डेलिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। तभी डेलिन उसे कहता है, जैन मैं जानता हूँ तुम मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, कोई बात नहीं है, तुम यहाँ रहो या ईबो के पास रहो, फिर भी हम लोग फैमिली तो है। जैन जो है वो मुस्कुराते हुए हाँ में नोट करती है। दूसरी तरफ जब इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी माफिया जिसने काई के साथ ये किया था, जब वो सामने नहीं आया, तो जो डेलिन है वो एक बहुत ही बड़ी मीटिंग रखता है जिसमें हर एक मुल्क का जो माफिया है ना उसे इनवाइट किया गया। तो जाहिर है ईबो भी होगा। जैसे ही सभी डॉन्स को पता चलता है कि उन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया गया है, सभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जिसने ये सब कुछ किया था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसको पता है कि जो डेलिन है उसे अभी तक पता नहीं चला कि ये सब कुछ किया किसने है। तो अगर डेलिन को शक भी होगा तो वो किसी और पे होगा, तो किसी और की फैमिली जाएगी, वो बच जाएगा। फाइनली वो दिन भी आ जाता है, सभी जो डॉन है ना वो इकट्ठा हो जाते हैं। मीटिंग का हॉल ना बहुत ही बड़ा था और वहाँ पर सभी डॉन अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे, सिवाय 2 डॉन्स के। एक तो डेलिन नहीं था और दूसरा ईबो नहीं था। कुछ देर के बाद जैसे ही डेलिन आता है, सभी लोग ना रेस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। डेलिन ने लंबा ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था, उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। उसके जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। डेलिन सीधे आकर अपनी सीट पे बैठता है। तब तक सभी डॉन्स अपना सर रेस्पेक्ट में बो किए हुए ही थे। जैसे ही डेलिन बैठ जाता है उसके बाद ही ना सभी डॉन अपनी सीट पे बैठते हैं। डेलिन एक नज़र पूरे हॉल में दौड़ाता है, सभी सीट्स फुल थी सिवाय एक सीट की जो कि ईबो की थी। तभी डेलिन ना उस सीट की तरफ घूर के देखता है। जो मैनेजर है वो भागते हुए डेलिन के पास आता है और उसके कान में कहता है कि ये जो सीट है ना वो चाइना के डॉन की है, यानी कि ईबो की है, और वो अभी तक नहीं आया है। डेलिन जो है ना जैसे वो ईबो का नाम सुनता है तो वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद डेलिन अपनी मीटिंग शुरू करता है। डेलिन फिर गुस्से में सबसे कहता है, कुछ दिन पहले उसके भाई के ऊपर हमला किया गया, उसके भाई की जान लेने की कोशिश की गई। अब ये जिसने किया है क्या वो खुद सामने आएगा या मैं उसके चेहरे से नकाब हटाऊं। सभी डॉन एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे कि ये किसने किया। जिसने ये किया वो भी बस नाटक कर रहा था कि उसको जैसे कि पता ही नहीं है कि किसने किया। डेलिन चुपचाप ना उसी शख्स की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से ना ईबो भी हॉल में चला आता है। जैसे ही ईबो आता है तो उसके साथ उसके अपने आदमी थे।
ईबो ने ना ब्लैक कलर का लंबा सा कोट पहना हुआ था, चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी, हल्की सी मूछें, लंबे से बाल। ईबो काफी ज्यादा ना डेंजरस दिख रहा था। ईबो के साथ इस बार सोयोंग पहली बार मीटिंग में आया था। जैसे ही ईबो आता है तो वो अपनी सीट पे बैठता है बिना रेस्पेक्ट में बो डाउन किए। डैलिन जो है ना उसको बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि ईबो जो है ना वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसके बाद डैलिन कंटिन्यू अपनी बात करता है और कहता है मैं बस 5 मिनट तक इंतज़ार करूँगा। जिसने किया है अगर वो सामने नहीं आया मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और ना ही उसकी फैमिली को। 5 मिनट हो जाते हैं और तब तक ईबो ना सर झुकाए हुए टेबल की तरफ ही देख रहा था। ईबो जैसे कि वहाँ था ही नहीं। ईबो को जैसे कि डैलिन की बातों से फर्क पड़ ही नहीं रहा था। सोयोंग जो है ना वो साइड में खड़े रहकर ना ये तमाशा देख रहा था। आज सोयोंग ने पहली बार डैलिन को देखा और जो माफिया की जो मीटिंग होती है वो होती किस तरह की है वो भी पहली बार देखा था। जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाते हैं डैलिन जो है वो अपनी सीट से उठता है। जैसे ही डैलिन उठता है तभी जो सभी माफिया है ना वो भी उठ जाते हैं। डैलिन ना सभी को बैठने का इशारा देते हैं तो सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। सोयोंग बस डैलिन का ना पावर देख रहा था। उसके बाद डैलिन ना चलते हुए उसी माफिया के पास आता है जिस माफिया ने ये किया। चलते चलते डैलिन जो है ना वो कहता है मैंने उसकी फैमिली यहाँ पर ला दी है, अब या तो वो खुद बोले या तो मैं उसकी फैमिली को हटा दूँ। वो डॉन कुछ नहीं कहता। फाइनली जो डैलिन है वो उसके पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो अपने सामने डैलिन को देखता है तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि डैलिन को पहले से ही पता था कि उसी ने किया है। वो बस उसको ना मौका दे रहा था। वो चुपचाप अपनी सीट पे खड़ा हो जाता है और डैलिन से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। डैलिन बस गुस्से से उसको देख रहा था। तभी वो ना डैलिन का पैर पकड़ता है और उससे माफ़ी मांगता है। डैलिन ना कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद डैलिन अपनी आदमियों को इशारा देता है। उसके जो आदमी है ना वो उस डॉन की जो फैमिली है ना वो लेकर आता है। सभी लोग ना घबरा जाते हैं। सोयोंग भी घबरा जाता है कि अब ये शायद इसकी फैमिली को ना जान से मार डालेगा। ईबो बस टेबल की तरफ ही देख रहा था जैसे कि ईबो को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ईबो टेबल की तरफ देख रहा होता है और अपनी उंगलियों को ना प्ले कर रहा होता है। तभी जो डैलिन है वो उस डॉन से कहता है या तो तुम खुद अपने सर में गोली मारोगे या तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूं। और वो जो डॉन है वो माफ़ी मांगता है। तभी डैलिन उससे कहता है मैंने कहा या तो तुम खुद को गोली मारो या तो मैं तुम्हारी फैमिली को पहले हटाऊंगा फिर तुम्हें। जब उस माफिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो गन निकालता है और खुद के सर में खुद ही शूट करता है और वहीं पर मर जाता है। उसकी ऐसा देख कर ना सभी जो डॉन होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सोयोंग की आंखें भी बड़ी हो जाती है। उस डॉन की फैमिली ना चिल्लाते हुए रो रही थी। डैलिन जो है ना वो अपनी आदमियों को इशारा देता है कि वो लोग उसकी फैमिली को यहाँ से लेकर चले जाए। उसकी फैमिली जैसे ही जाती है फिर जो डैलिन है ना वो चलते हुए अपनी सीट के पास आता है। फिर वो सभी डॉन्स को ना लास्ट वार्निंग देता है और उन्हें कहता है जो मैं कहूँगा तुम लोगों को चुपचाप वो करना होगा क्योंकि मैं तुम लोगों का किंग हूँ। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाओगे तो ऐसा मत समझना कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। मैं तुम लोगों का पूरा खानदान हटाऊंगा। अगर मैं चाहता तो इसकी फैमिली को भी हटाता, लेकिन मेरा भाई इस वक्त जिंदा है, इस वजह से मैंने इसकी फैमिली को छोड़ दिया। अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया होता इसका पूरा खानदान अभी तक नहीं होता। ये वो जो है ना वो चुपचाप बस टेबल की तरफ देखकर अपनी उंगलियां प्ले करता है। धमकी देने के बाद जो डैलिन है वो वहाँ से चला जाता है। जाने से पहले डैलिन जो है ना वो एक फाइल को अपने हाथ में लेता है। जैसे ही वो जा रहा होता है और वो ईबो के बगल से गुजरता है तो वो फाइल उठाकर ईबो के सामने रख देता है और वहाँ से चला जाता है। ईबो जैसे ही देखता है कि उसने मुझे फाइल दी है, ईबो चुपचाप ना बस उस फाइल की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद फिर एक एक करके सभी डॉन वहाँ से चले जाते हैं। ईबो जो है ना वो भी उठकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो सोयोंग है उसकी नज़र फाइल पे पड़ी तो जो सोयोंग है जाने से पहले वो उस फाइल को भी उठाकर लेकर चला जाता है। जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं सोयोंग जो है उसके हाथ में वो फाइल थी तो वो ईबो से कहता है बॉस उस किंग ने आपको फाइल दी। तभी जो ईबो है ना वो सोयोंग की तरफ गुस्से से देखकर उसे कहता है कौन सा किंग, मेरा कोई किंग नहीं है। तभी जो सोयोंग है वो उसे कहता है माफ़ करना, मतलब उस डैलिन ने, उस कमीने ने आपको फाइल दी है। तभी जो ईबो है वो उस फाइल की तरफ देखता है और उसे कहता है फेंक दो। जैसे ही सोयोंग ये सुनता है तो वो उसे कहता है फेंक दूं, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो। तभी जो ईबो है ना वो उसकी तरफ देखकर उसे कहता है ठीक है तो फिर तुम ही पढ़ो। ये कहने के बाद जो ईबो है वो चला जाता है। ईबो के साथ उसके बॉडीगार्ड भी जाते हैं। सोयोंग जो है ना वो चुपचाप उस फाइल की तरफ देखता है। फिर सोयोंग उस फाइल को ओपन करता है देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ना जैन की मेडिकल की रिपोर्ट थी कि वो ना प्रेग्नेंट है। जैसे ही सोयोंग ये सुनता है तो
उसकी आंखें ना बड़ी हो जाती है। तो वो भागते हुए ईबो के पास जाता है और ईबो से कहता है, बॉस ये फाइल इसके अंदर। तो ईबो ना उसको रोक देता है और उसे कहता है, मैंने कहा ना तुम पढ़ो, मुझे मत बताओ, मुझे नहीं सुनना है। तो सोयांग उसे कहता है, मगर मेरी बात तो सुनो। ईबो उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे कहता है, खबरदार मेरे सामने दोबारा इस फाइल का जिक्र भी किया तो। वो आगे चला जाता है और उसके साथ उसके ना गार्ड्स भी चले जाते हैं। सोयांग के पास जब कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो सोयांग ना एयरपोर्ट पे दूर से चिल्लाकर उसे कहता है, बॉस ये जैन की रिपोर्ट्स है, इसके अंदर जैन की मेडिकल रिपोर्ट्स है, इसमें लिखा है कि जैन 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही ईबो के ना कदम रुक जाते हैं। ईबो पीछे नहीं मुड़ता, बस वहीं पर रुका हुआ था। इतने दिनों के बाद उसने जैन का नाम सुना। तो फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर सोयांग नहीं बल्कि जैन खड़ी थी। जैन के साथ साथ वहाँ पर डैलिन और काई भी था। जैसे ही ईबो जैन को देखता है, ईबो की आंखों से ना आंसू नॉन स्टॉप बहते हैं। ईबो के हाथ में जो फ़ोन था वो भी गिर जाता है। जो सोयांग है ना वो साइड में खड़े होकर ना आंखों में आंसू भर के जैन को ही देख रहा था। तभी जो जैन है ना वो धीरे धीरे ईबो के पास चलते हुए आती है और जैसे ही वो ईबो के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जैन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसका चेहरा ना लाल हो गया था, उसके मुंह से कोई अल्फाज नहीं आ रहा था। ईबो चुपचाप जैन को देख रहा था। ईबो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो जैन है ना वो ईबो को ना थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, तुम सच में मेरे प्यार के लायक हो ही नहीं। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे इस तरह छोड़ दिया। अगर डैलन के बजाय कोई और होता तो वो मेरे साथ क्या करता, वो तो मुझे बेच ही देता। ईबो जो है ना वो चुपचाप बस जैन को ही ना देख रहा था। फिर जैन ना रोते हुए उसको गले लगाती है और उससे कहती है, जितने दिन मैं तुमसे अलग रही मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे याद कर रहे होगे, लेकिन लगता है कि नहीं, तुमने मुझे याद नहीं किया। ये कहने के बाद जैन ना हग ब्रेक करती है। ईबो बस वहीं स्टैचू बनकर ना खड़ा था। उसके बाद जो जैन है ना वो चली जाती है, लेकिन ईबो ना उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपनी तरफ पुल करके उसको टाइट हग करता है। फिर ईबो ना रोते हुए उसे माफ़ी मांगता है। जैन भी बहुत रोती है। तभी जो डैलिन है वो ईबो के पास आता है। जैसे ही डैलिन ईबो के पास आता है तभी ईबो जो है ना वो सर उठाकर डैलिन की तरफ देखता है। जैन ने उस वक्त ना ईबो को ना हग करके ही रखा था। पीछे से फिर डैलिन ना उसे कहता है, ईबो मैं जैन तुमसे छीनता नहीं, लेकिन मैं खुद मजबूर था। लेकिन अब जब कोई रास्ता बचा नहीं है तो मेरी सारी जो मजबूरियाँ थी अब वो भी ख़त्म हो गई है। जैन तुम्हारी है, मैं तुमसे लेकर गया था, अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये सुनने के बाद जैन जो है ना वो ईबो से ना हग ब्रेक करती है और फिर डैलिन की तरफ देखती है। तभी डैलिन जो है ना वो जैन के आंसू पोंछता है और उसके माथे को ना किस करता है। और फिर डैलिन उसे कहता है, जैन मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जब तुम अपने घर आ ही गई हो तो याद रखना तुम्हारे घर में तुम्हारे 2 भाई भी है, उन्हें भूलना मत। इतनी देर में ना काई जो है वो भी जैन के पास आ जाता है और जैन को गले लगाता है और उससे कहता है, जैन फिक्र मत करना, तुम्हारा घर है ना तुम्हारे पास। अगर इसने तुम्हें कुछ भी किया तो तुम डरना मत, तुम बस अपने भाइयों को फ़ोन करना और हो सके तो ना अपने घर आया करना। जैन जो है ना वो हाँ में नोट करके उन दोनों को हक करती है। उसके बाद जो फिर ईबो है ना वो जैन के साथ वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली ये स्टोरी अभी और भी थी, लेकिन आप लोग बोर ना हो जाओ इसलिए मैंने स्टोरी को शॉर्ट कर दिया है। हाँ, इसके जितने भी पुराने पार्ट्स थे जो कि मेरे पुरानी चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है, वो मैं सारे इसके पार्ट्स ना इसी चैनल पे अब डालने वाली हूँ, ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या जिन्होंने ये स्टोरी अभी तक सुनी नहीं है वो लोग शुरुआत से इस स्टोरी को सुने। और साथ ही साथ जितनी भी पुरानी स्टोरीज़ थी मैं वो भी लाने वाली हूँ, क्योंकि पुरानी चैनल मुझे बंद करनी है तो सारी स्टोरीज़ अब इसी पे होंगी। तो इसमें मुझे कुछ दिन लगेंगे और जैसे ही मेरी नई स्टोरी तैयार हो जाएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।